यस सर। ये तो कर लिया था हमने। सबसे यस सर। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उल्टे चले हैं ऐसे ही लिखता हूँ। अभी देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट को ना तोते की तरह रट लेना, गॉस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर से। एक तो ये चीज, दूसरा आपका डाइपोल वाला टॉपिक, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, ये दोनों टॉपिक आपको टिप पर आने चाहिए। तो आपने यहाँ पर लिखा स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिडक्शन डिडक्शन कूलम्स लॉ फ्रॉम इट। तो आपको गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ बना के दिखाना। ठीक है, क्लियर है? यस। कुछ आइडिया है रेहान क्या करेंगे इसमें? नहीं। सब आइडिया है और सब पता है, स्क्रीन की तरफ देखते रहना। देखो, जी। चलो सब बात छोड़ो, ये बताओ गॉस थ्योरम क्या होती है, मैथमेटिकली बताओ। मैथमेटिकली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटरनेट में अभी फैसिलिटी आई नहीं है घुस के वहां जाने की, नहीं मैं वहीं आ जाता अभी। क्यू बाई एस नॉट गॉस थ्योरम होता है ये। वो फ्लक्स होता है। ये बात नहीं। गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फ्लक्स की वैल्यू होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जो के बराबर होता है किसके? हाँ, अच्छा अच्छा। क्यू ओ। इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आ रही है बात समझ में? जी जी, मैं कंफ्यूज हो गया। वेरी गुड। यस सर। अब देखिए मंतशक, हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, उसको मान लो आप क्यू। आपको इस क्यू से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पी पर गॉस थ्योरम लगाना है। गॉस थ्योरम आप लगा तभी पाओगे जब आपके पास क्या होगी, कोई एक गॉसियन सरफेस होगी, अदरवाइज आप इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यस सर। आप पहले इसको एक गॉसियन थ्योरम। जी, तुम खा लो विरल, मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना ले, दिख रही है रेहान गॉसियन सरफेस? जी, दिख रही है। इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस तक की दूरी को मान लीजिएगा आप R। एक काम करो, ये आर वेरी करता है तो स्मॉल आर। मैं गॉस थ्योरम से कूलम लॉ की तरफ जा रहा हूँ, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। ये सब चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा कि कंसीडर ए चार्ज क्यू एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपने यहाँ से गॉसियन सरफेस बना ली, स्टेटमेंट लिख लो। इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ नहीं लिखते, आप सिर्फ आगे के दो स्टेटमेंट लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। या ध्यान रखना ये डॉट है तो यहाँ पे दोनों वेक्टर आएंगे, इज इक्वल टू टू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। दूसरी बात, जब आपने ये सरफेस यहाँ पर मान ही ली है, तो इस सरफेस पर आपका एरिया वेक्टर भी आएगा ऐसे करके। और ये एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आपका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो आपने यहाँ से कंसीडर करनी है दो चीजें।
ये है आपका एरिया वेक्टर, उसको आप लीजिएगा डी एस। ठीक है, वेक्टर, या फिर आप एन कैप भी ले सकते हो, और यहीं से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी। वो होगी ऐसे करके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये बराबर होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखो चीज को जैसे मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करना वैसे ही आप एग्जाम में सोच पाओ। तो आपके जो डिजाइन क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ना, वो आपके बेस यहीं पर होते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता। तो आपने जो पढ़ा है वही लगाने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार सामने लिख के अगर पेन चलाते हो तो कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाते हो, मैंने ये देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डी एस लिखना पड़ेगा। वो होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हो जाएगा कि एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यस उसी सर। उसी के साथ आपने कूलम लॉ पढ़ा था। कूलम लॉ कहता है फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहीं पर एक चार्ज ले लूं क्यू नॉट, और इस पर फोर्स निकालो, तो फोर्स तो यही आएगा। अब इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यानी कि आपने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, गॉस लॉ से क्या कर दिया, कूलम्स लॉ को रिलेट कर दिया। क्लियर है ये वाली बात? कुछ समझ में जी। आया आपको रेहान? हाँ। क्या? कूलम्स लॉ से गॉस लॉ रिलेट कर दिया। रिलेट नहीं, ड्राइव किया है हमने। ठीक है मंतशा? सर आपने हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराया था। हाँ, मैंने उसको यहाँ पर, जो मैंने ये डायग्राम लिया था ना, उसमें मैंने क्यू रखा होगा और यहाँ पर क्यू नॉट रख लिया होगा पहले ही। यस। हाँ, तो वो भी तरीका सही है। आप यहाँ पे फोर्स निकालो। ठीक है, उसमें गॉस लॉ लगाया था। सर आपने ऐसे कराया था, क्यू नॉट पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट, वो सेम ही और तरीका उसमें है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। जी जी, वो सेम ही तरीका है, हम उल्टा जा रहे हैं इसको थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करा लिया ये, और ये यस आपका सर। कूलम फोर्स। देखो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप फोर्स निकालो, तो वो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट ही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम चीज कराई होगी मैंने यहाँ पर। फिर मैंने लिखा होगा कि जो हमारा फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला ये किसका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसी का है। यस सर। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अरे डॉक्टर साहब, क्लियर हुई नहीं हुई या और ज्यादा कंफ्यूज हो गए? नहीं, क्लियर है। ठीक है। एक बात बताइए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये नाम है ना चैप्टर का। जी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। Three capacitors C1, C2, C3 are joined in series. Derive an expression for the equivalent capacitance. ऐसा कुछ कराया है मैंने? शायद। शायद। कराया मंतोष? चलो, अगर कराया है अच्छी बात है, और नहीं कराया तो एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। देखो, जैसे आप रेजिस्टेंस की बात करते हो, रेजिस्टेंस वाली बात तो अभी ताजा ताजा होगी दोनों ही लोगों को। तो रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन होते हैं दो तरह के। वन कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आप बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीज कॉमन रहती है, सेम रहती है सीरीज में? करंट सेम रहता है, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। इतनी बात क्लियर है? जी। अगर रेजिस्टेंस यस में सर। जंप करके आ जाऊं कैपेसिटेंस पे, तो मैंने कैपेसिटेंस के लिए भी आप लोगों को बताया होगा। कैपेसिटेंस के जो अरेंजमेंट होते हैं, कैपेसिटेंस जानते हो ना, कैपेसिटर होता क्या है? ऐसे करके उसका सिंबल होता है। जी सर। रेजिस्टेंस का ऐसा होता है, कैपेसिटर का ऐसा होता है। तो इसके दो कॉम्बिनेशन है, वन इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। होगा क्या इससे? जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर के केस में करंट नहीं होता, यहाँ पे चार्ज होता है। और आपको पता है कि जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो यहाँ से इक्वेशन आती है Q इज इक्वल्स टू सी वी। जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। अब सीरीज के केस में आपका चार्ज सेम रहता है, जो आपका चार्ज है वो सेम रहेगा। और जो पैरेलल का केस है, इसमें आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे सेम चीज, वोल्टेज। उसने कहा आपके पास तीन कैपेसिटर हैं और तीनों के तीनों कैपेसिटर किसमें लगे हुए? सीरीज में। तो आप सबसे पहले ना कंडीशन लिख लो, आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर ये है, कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर। देखो, सवाल बहुत इजी है, बस आपको करना आना चाहिए। C2 C3, तीन कैपेसिटर है। अब यहां से आपको पता है कि तीनों के तीनों सीरीज में अरेंज्ड है। तो क्या होगा? ऐसे करके यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन यहाँ जो चार्ज है वो Q1, Q2 और ये Q3। सही बता रहा हूँ मैं या उल्टा बता रहा हूँ आप लोगों को? तो सही है। क्यों मंतशा, कुछ याद है इसमें से?
यस सर। चार्ज ही सेम रहेगा ना? सर इसमें, यस सर, चार्ज सेम रहेगा। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, इन सबको Q मान लो। अब ऊपर से फॉर्मूला जो आपने लिखा था वो बताओ। Q किसके बराबर होता है? CV। CV के। पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा। जो आपका टोटल पोटेंशियल था, मान लो यहाँ पर, वो था V। वो पोटेंशियल के तीन हिस्से हो जाएंगे, V1, V2, V3। उससे होगा क्या? जो टोटल पोटेंशियल V है वो बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल यहां से आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि यहां से अगर आप V की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा Q अपॉन V के बराबर, और Q अपॉन C के बराबर। अभी जो C आएगा ये टोटल C यानी C इक्विवेलेंट होगा। V1 निकालोगे तो वो हो जाएगा Q1 अपॉन C1। ये हो जाएगा Q2 अपॉन C2। ये हो जाएगा Q3 अपॉन C3। सिंपली Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, तो वो Q यहाँ पर भी Q। ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो Q से Q कैंसिल, 1/C इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आ रही है बात समझ में? ये डेरिवेशन करना था। कुछ बच्चे क्या जी। करते हैं, तीन बनाए, C1 C2 C3, 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर उनको मिलते हैं दो में से 0.25 मार्क्स, या वो भी नहीं देता कभी कभी टीचर। तो फिर लगता है हमें कि हमने पेपर सब सही किया था, फिर हमें नंबर नहीं आए सही, तो वो इसी वजह से नहीं आते। अब ये बताओ पैरेलल के लिए कर लोगे नहीं कर लोगे? अगर ऐसे करके तीन रेजिस्टेंस पैरेलल आ जाए इस बार, कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर, C1 C2 C3, बताओ कर लोगे या नहीं? जी। तो यस मुझे सर। तो मुझे इसकी डेरिवेशन करके भेजो जल्दी से।
रेहान आया आपका? जी आ गया। भेजेंगे मुझे? जी। ठीक है, वेरी गुड। ये सी एन इन सी इक्विवेलेंट आएगा। सी इक्विवेलेंट लिखा करिए इसको। ठीक नेट है। नहीं लिख सकते? एन यार, एन वी आर यूजिंग फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अच्छा। अब आ जाइए आगे। ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है स्क्रीन पर? जी। यस सर। आप लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ी है? यस सर। आपने पढ़ी है डॉक्टर साहब चार्जिंग डिस्चार्जिंग? पता नहीं। तुम बस पिटने के काम किया करो। पेपर आए ना ऐसी, तो उस पर लिख दिया ना, पता नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है। से याद नहीं है। याद नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा था तुमने? कौन सा? इससे पहले जो कह रहे थे सर पता नहीं। कूलम्स लॉ वाला। जी। हाँ वो पढ़ा है। एक बात बताओ, ये पढ़ा है आपने? एक ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है। दो केस हैं। एक तो इस बैटरी से करंट निकल रहा है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। और एक इस बैटरी में करंट जा रहा है, इसको बोला जाता है चार्जिंग। नींद आ रही है तुम्हें तो बस। कौन से चैप्टर का है? गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। ये चैप्टर बताऊं मैं तुम्हें? चैप्टर नंबर 3 में जी। पढ़ाया था मैंने तुम्हें, 3 में। हाँ तो मैंने नहीं रिवाइज किया इसलिए याद नहीं है। अरे तो देखा तो होगा यार, ये देखने के बाद भी नहीं तुम्हारे समझ में आ रहा चार्जिंग डिस्चार्जिंग? सर मैंने देखा ही नहीं वो। मैंने पढ़ाया था, ये तुम्हें दिखाने वाली बात नहीं है। पढ़ाया था पर मैं जब करूंगा नहीं तो मुझे कैसे याद रहेगा। नोट भी नहीं किया होगा। किया है। जब पढ़ रहे थे सामने बैठे हुए थे आप। जी पर मैंने नहीं किया रिवाइज ना। अच्छा, ये शक्ल देख लो। एक चार्जिंग कंडीशन होती है, एक डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है, ठीक है? डिस्चार्जिंग में बैटरी में से करंट निकलता है, चार्जिंग में बैटरी में करंट जाता है। दोनों की एक्सप्रेशन बताइए मंतशा आप। डिस्चार्जिंग में जो सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होता है? सर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ई माइनस इसमें से कितना करंट और इस बैटरी का कितना रेजिस्टेंस है। एक तो ये होती है कंडीशन। और इसके केस में कंडीशन होती है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। आई आर। ऐसा कुछ देखा है रेहान? हाँ। चलो, शुक्र है, किसी चीज पे तो हम ही भरी आप। अब एक बार सवाल पढ़ो। जो सवाल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे वो हम लिखते रहेंगे। एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जो कि करंट दे रहा है हमें 0.5 एम्पियर। तो पहले जो जो चीज दे रखी है वो बना लो। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही समझा जाता है, ऐसे ही किया जाता है। शुरू में हल्के क्वेश्चन करने से पता है क्या होता है, स्लो करने से आपको स्पीड बाद में आएगी। लेकिन आपको पहले सवाल आने चाहिए। डायरेक्ट तो कोई भी सवाल एकदम से कूद के नहीं कर सकता ना। तो ये आपके पास बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ आपको दे रखा है ई, रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। बैटरी में करंट जा रहा है या करंट निकल रहा है? इस गिव्स द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो ये करंट दे रही है बैटरी आपको 0.5 एम्पियर का।
मान लो ये करंट आ रहा है आई, इसकी वैल्यू है 0.5 एम्पियर। ठीक है। जी। यस अब सर। देखो आगे सवाल में क्या बोला है और पढ़ो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम का है, तो बाहर जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है। एंड द करंट 0.5 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ये क्या है इसका मतलब? इतना करंट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है और आपको बताना है कि कितना इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ये क्या स्टेटमेंट का मतलब है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम एंड अ करंट ऑफ 0.25 ओम। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। देखो 5 एम्पियर करंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 12, और 0.5 एम्पियर करंट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25, ये दो कंडीशन दे रखी है। एक इस एक यहाँ से इक्वेशन ड्राइव होकर आई होगी, आपने देखी होगी कि करंट जो आपका आता है वो बराबर आता है कि आपका ईएमएफ कितना है अपॉन बैटरी का रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम दोनों चीजों का यूज करते हैं। एक बार आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 12 ओम, तो करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। और एक बार आर की वैल्यू दे रखी है 25, नहीं 5 है तब इस केस में 0.5 एम्पियर करंट है। और आर की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 25 ओम, तो जो आपका आई है, I2, I1, R1, R, वो कम हो जाएगा 0.25। ये बात समझ में आई आप लोगों के? जी। यस सर। रेजिस्टेंस चेंज किया है उसने, एक बार इतना रेजिस्टेंस लगाया है और एक बार उसने 25 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको मैंने लिखाई थी, इस इक्वेशन का यूज करो। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, ये इक्वेशन ना सिर्फ रेजिस्टेंस निकलवा लेता है इससे, तो वो आ जाती है सिंपली E/V-1 इंटू कैपिटल आर। तो स्मॉल रेजिस्टेंस भी आप ऐसे ही, और अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वो सेम ही चीज है। इसी से मैंने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की है। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू डालो आप 0.5, ये बराबर होगा एप्सिलॉन अपॉन आर। कितना है हमारा? आर है स्मॉल आर, इसमें 12 जोड़ दो, इसको इधर ले जाओ। 0.5 आर प्लस 12×5 = 60, यानी कि 6 एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान। अब 0.25 लो, इसको एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस 25 कर दो। करो। सही ले रहा हूँ ना मैं या उल्टा ले रहा हूँ? सही ले रहा हूँ। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 0.25 स्मॉल आर। 25 को 25 से करेंगे तो 625, यानी कि 6.25, और ये एप्सिलॉन। एक बात बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं? आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, क्या है आप लोग दोनों? यस या सर। ये आवाज नहीं आ यस रही? सर। रेहान, कुछ समझ में आ रहा है नहीं? जी, समझ में आ रहा है। देखो ये है 0.25 आर प्लस 6.25। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आता है? लगा दो, माइनस माइनस माइनस। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.25 स्मॉल आर, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 0.25, और ये आ जाएगा 0। इसको इधर ले जाओ, दिस इज 0.25, दिस इज 0.25 आर। तो जो आर आएगा वो आपका आएगा 1। ठीक है। इस आर की वैल्यू को ले जाके कहीं भी रख दो, यहाँ या यहाँ, तो आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन आ जाएगा आर प्लस 0.5 इंटू स्मॉल आर, 6 प्लस, तो 6 प्लस 0.5 इंटू 1, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगा 6.5। ठीक है, ये वोल्ट में होता है। तो सवाल समझ में आया आपके कैसे करेंगे? जी। यस क्लियर है ये सर। वाली बात?
ठीक है। जी। अ, और कुछ देखो इसमें, जल्दी हो जाए, 1 मिनट। कार्बन रेजिस्टेंस इतना, मार्क विद द रिंग, कलर ऑफ, देखो ये मैं आपको कलर कोडिंग पढ़ाई थी, कलर कोडिंग आपको नहीं पढ़ाई है मंतशा? आपको पढ़ाई थी डॉक्टर साहब? मुझे आपने जब एग्जाम से पहले आपने बताया था। हम्म। आ, तो मैं एक जी। बार फिर बताऊंगा आपको अगली क्लासेस में अपने। तो आपका अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, मतलब अभी तो ये मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है मंतशा? सर आप यस ये सर। क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ये वाला हाँ मैं कर दूंगा, आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ना तो आपने मुझे उसकी कराई सीबीएसई वाले पेपर की, ठीक है मंतशा, आप लीव कर सकती हैं, ये वैसे ही मीटिंग ऑफ होने वाली है। मैं और आपको रेमन, कल मैसेज कर रेहान, दूंगा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जी। मैं 9:15 या 9:20 तक आऊंगा, ठीक है? मैं उसके बाद कॉल करता हूँ। ओके, मैसेज कर देना सर आप। ठीक है, मैच पढ़ेंगे हम, ज्वाइन करना आप, मैट्रिसेस। ओके सर। ठीक है मंतशा, आप लीव कर सकती हैं, ठीक है, थैंक यू। यस सर, अस्सलाम। वालेकुम।